हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री से वो मेन टर्म लेके आए हैं जिसको आप पढ़ के वास्तव में पता चलेगा कि आपको बहुत कुछ नहीं पता था, और वो पॉइंट जिनकी वजह से भारतीय दरिद्रता और गरीबी और बढ़ती गई, और वो अंग्रेजों के वो कदम हैं जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को और भारत की स्थिरता को अगले 200-300 वर्ष तक के लिए हिला दिया। अब वो क्या क्या पॉइंट हैं हम देखते हैं। सबसे पहले कि सहायक संधि अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई एक प्रकार का एक ऐसा रूल था जिससे बिना युद्ध किए हुए भारतीय राजाओं का शासन अपने अधीन करना था, जिसमें जैसे सहायक संधि, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो मेन पॉइंट थे। अब सबसे पहले पढ़ते हैं सहायक संधि क्या थी। सहायक संधि में एक अंग्रेज अधिकारी उस भारतीय राज्य में रहेगा, वो निगरानी करेगा। इसका मतलब भारतीय अपना इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते राज्य में राजा। दूसरा, भारतीय राजा अपनी सेना नहीं रख सकेंगे। अब सेना नहीं रख सकेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसके लिए जब युद्ध होगा कभी तो अंग्रेज ही सेना लड़ाई करेगी उसकी तरफ से, उस भारतीय राजा की तरफ से। और भारतीय राजा के पास अपनी सेना नहीं होगी और उस सेना का खर्च भी कौन भरेगा? वो भारतीय राजा। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने अपने दो काम निकाल लिए कि एक सेना बढ़ती गई और दूसरा उसका खर्च भारतीय राजा पर। तीसरा पॉइंट ये था विदेशी संबंध नहीं बना सकते। विदेशी संबंध के साथ साथ दूसरे राज्यों के साथ शर्तें, जिसमें संधियां हुई, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि विदेशी संबंध इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि उस समय फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो भी भारत में पकड़ जमा रही थी, इसलिए उसको भी खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने ये कदम उठाया, जो बहुत ही भविष्य के लिए अगले 30-40 साल के लिए भारतीय समाज की स्थिति और राजाओं की स्थिति को प्रभावित किया। दूसरा, इंडियन सिविल सर्विस। जब अंग्रेज कंपनी यहाँ पे व्यापारिक कंपनी बन के आई तो उनका उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन जैसे जैसे व्यापार करते गए कंपनी कुछ समय बाद क्या होगी? दिवालिया हुई, उसे लोन लेना पड़ा। जबकि कंपनी के व्यापारी थे, जो कर्मचारी थे, उनकी दौलत बढ़ती जा रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण करप्शन था। अच्छा, उस करप्शन को रोकने के लिए सबसे पहले 1773 में एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट। 1785 में ईस्ट इंडिया एक्ट आया। लेकिन इन एक्ट की वजह से उतनी अंग्रेजी कंपनी उतनी पावरफुल से उनको नहीं दबा सकी उस करप्शन को, इसलिए बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडियन सिविल सर्विस की शुरुआत की, जिसको भारतीय इस्पात का चौकटा कहा जाता था। इसका मतलब उस ऐसे सिस्टम की स्थापना की। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को जो इंडियन सिविल सर्विस से हैं उनको इतना ज़्यादा पेमेंट दी जाए, उनको इतनी सैलरी हो, उनका वेतन हो, उनको सभी आधारभूत सुविधाएं फ्री में दी जाए, जिससे कि वो करप्शन करें ही ना। और बाद में आईसीएस के जो भी अधिकारी थे इतने पावरफुल हो गए, विश्व की सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वाली सेवा बन गई अंग्रेजी शासनकाल में पूरे विश्व में। जबकि भारत में आज स्वतंत्रता के बाद उसका नाम आईसीएस की बजाय आईएएस कर दिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बाद में जब अंग्रेज भारतीय बीच में जाने लगे तो अंग्रेजों ने नए दाव पेच लागू शुरू किए। पहले एज कम की, पहले 23 से 25 से 22 की, 23 की, फिर 23 से 22 की, फिर लगा फिर भी भारतीय लोग इसमें चले जाते थे कोई ना कोई। उसको और कम करने के लिए भारतीयों की संख्या को उन्होंने ये एग्ज़ाम फिर बाद में एग्ज़ाम करवाने शुरू किए, और बाद में एग्ज़ाम भी दिल्ली, लंदन के हैलीबेरी में होने लगे। मतलब उनके तरीके थे जिससे कि भारतीय उसमें ना पहुंच पाए। तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सहायक संधि, वेल्जली ने भारतीय सिविल सर्विस, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी? जिन भारतीय राजाओं के अपना पुत्र नहीं था, गोद लिए हुए पुत्र को अंग्रेज उनकी संतान नहीं मानेंगे और उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारी जमीन जायदाद जो भी कुछ था वो सारा अंग्रेजों का हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देखें, जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसका दत्तक पुत्र को ग्रहण नहीं किया गया, मतलब उसको माना नहीं गया, इसलिए वो 1857 के विद्रोह में उसका प्रमुख कारण था रानी लक्ष्मीबाई की भागीदारी। वो चाहती थी अंग्रेज बाहर जाए, लेकिन मेन कारण क्या था? उनकी प्रॉपर्टी, उनका शासन को अंग्रेजों द्वारा हथिया लिया गया था व्यक्तिगत सिद्धांत से। अगला है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच लॉर्ड मैकाले एक बार कानून
कमीशन, लॉ कमीशन में आए थे। उन्होंने बताया कि भारत में है ना अंग्रेजी शिक्षा ही सबसे बड़ा मुख्य प्रभाव हो सकता है, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार अंग्रेजी में किया जाना चाहिए। इसके लिए बहुत से बाद में कमीशन भी आए, लेकिन 1861 में, उससे पहले 1854 में वुड डिस्पैच लाया गया और उसके तहत 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय खोले गए। जब देश में युद्ध हो रहा था 1857 का, अंग्रेजों को बाहर निकालने का, तब अंग्रेजों ने 3 विश्वविद्यालय खोले, जिनका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से ये साबित करना कि अंग्रेज ही भारतीयों का क्या कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनल अवार्ड आया। ये जो तरीके थे ये डायरेक्ट थे। अब की बार था भारतीयों की एकता प्रभावित करना। हालांकि एकता प्रभावित करने के लिए 1909 में मॉर्ले मिंटो एक्ट भी आया था एक, उससे मुस्लिम वर्ग के लिए अलग से क्या कर दिया गया था, मुस्लिम वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन दिया गया था। वही निर्वाचन अब SC ST के लिए दिया गया, लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और बाद में महात्मा गांधी व अंबेडकर जी के बीच समझौता हुआ और उसका रिजर्वेशन लागू रहा, लेकिन वो पूरे सब उसको वोट देंगे। उसके बाद सती प्रथा, आपको पता है कि लाला राजाराम मोहन राय के प्रयासों द्वारा विलियम बेंटिक, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, उसके कार्यकाल में इसको अवैध कर दिया गया। अगर जो कोई सती प्रथा को बढ़ावा देगा उसको सजा होगी। और बाद में हाई कोर्ट के बारे में पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी, लेकिन वो अभी देश के अंदर मामलों की जांच नहीं कर सकता था, इसलिए 1861 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई। और उनकी स्थापना होने से जो सुप्रीम कोर्ट था उसकी समाप्ति कर दी गई। अब भारत में फौजदारी और क्रिमिनल आपराधिक मामलों का अलग अलग सुनवाई होने लगी। और क्योंकि इसलिए सुनवाई होने लगी, 1861 में IPC लागू हुआ, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जो अब सरकार ने क्या कर दिया, उसको भारतीय न्याय संहिता में बदल दिया है और उसकी कुछ आर्टिकल्स, कुछ की सेक्शंस बदल दी गई। धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने विचार दिए।